याद रखिएगा, गंगा का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर नहीं है। साफ साफ एकदम लिखा है कि जो गंगा का स्रोत है, आप जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि गंगोत्री ग्लेशियर की वजह से ही गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि गंगा का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है ही नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसी से भाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे कि हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों की वास्तविकता क्या है, जो कि अभी हाल ही में एक बार फिर से, अभी कुछ दिनों पहले एक बार पिघला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ था ऋषिकेश में। तभी आप लोगों ने न्यूज़ सुना था, और अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर से पिघला है ग्लेशियर, और फिर से उत्तराखंड में ही पिघला है, और वो हिमालय का ग्लेशियर था। ये बार बार क्यों पिघल रहा है, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की रिसर्च क्या है, इसके पीछे जो ग्लेशियर पर रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो उन लोगों का क्या कहना है इस ग्लेशियर के पिघलने पर। तो आइए इन सब बातों को आज हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में क्या बातें हैं। अगर आप लोग नॉर्मली, मुझे पता है कि आप लोग क्या जानते होंगे, नॉर्मली आप लोग यही जानते होंगे कि इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है ना, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग आपके दिमाग में चल रही होगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहे हैं। ये आपके पास डेटा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपके पास जो डेटा है, जो है ये आपके पास जानकारी है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। जो कि इस लेख में जो मैं आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूं, जो कि 28, ये जो आपका लेख है, जो जिसके बारे में, जिसको बेस बना करके मैं आज वीडियो बना रहा हूं, ये 28 अप्रैल 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। और ये लेख है स्वामीनाथन जी का। स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन एस अय्यर उनका पूरा नाम है। तो ये स्वामीनाथन जी का लेख है, जो कि इन्हीं पर बेस्ड बना करके मैं ये आज का वीडियो आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 28 अप्रैल को छपा था। आप लोग खुद भी जा करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कुछ रिसर्च का नाम लिया है, और उन्होंने उसकी तरफ संकेत किया है। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल में बात क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्या सच में ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं आगे फ्यूचर में हमारे लिए, या ये बहुत ही खतरनाक हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या ये सच में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं? क्या कुछ फैक्ट ऐसे भी आ रहे हैं कि जो नदियाँ होती है, जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, देखिए जैसे ये है, जैसे नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, तो अगर ग्लेशियर पिघलेंगे नहीं तो नदियों में पानी कहाँ से आएगा? और जब नदियों में पानी नहीं आएगा तो नदियाँ बहेंगी कैसे हिमालय वाली? तो ये भी एक फैक्ट जनरली चल रहा है लोगों के दिमाग में कि भाई ये क्योंकि ग्लेशियर इसलिए पिघल रहे हैं क्योंकि नदियों का बहना भी जारी रहे, तभी तो जारी रहेगा। अगर ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तो नदियों में पानी नहीं रहेगा, नदियाँ क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका है गंगा, है ना। जो गंगा है वो भी एक तरह की, आप जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालयी नदी है। तो ये भी ऐसा आप बोल सकते हैं कि अगर ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तो गंगा नदी भी सूख जाएगी। तो क्या ये सच है? ये सच है या झूठ है, या आप ऐसे ही बस सुन लिए हैं और उसको सही मान बैठे हैं? इन सब की जानकारी आज हम लोग इसमें लेंगे। इन सबकी हम लोग समझिए पड़ताल करेंगे, और बिल्कुल रिसर्च के बेस्ड पर, है ना। ये जो लेख है आप देखेंगे ये पूरा रिसर्च पर बेस्ड है, कि भैया जो रिसर्च हुई है वो क्या कहती है, जो रिसर्च है हमारी वो क्या कहती है, उस पर बिल्कुल बेस बना करके आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्ट की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। जैसे जो अभी जल्द ही में पिघला है, तो उसको क्या किया जा रहा है कि जो उत्तराखंड में आप देख रहे हैं जो तबाही आई है, ग्लेशियर का जो विस्फोट हुआ है, ग्लेशियर जो पिघला है उसको उसे विस्फोट की प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, विस्फोट हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर जो ग्लेशियर थे वो पिघल गए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे सही एकदम बिल्कुल लिखा है कि हालांकि यह सही नहीं है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये बिल्कुल गलत बात है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं का मतलब है कि ये गलत है। परंतु इस घटना ने नए सिरे से ग्लोबल वार्मिंग, देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने के खतरे की चेतावनी दी है कि ये जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। तो ये तो मतलब इस तरीके से चेतावनी दी है, यहाँ पे लिखा गया। लेकिन इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सही बात है। जो रिसर्च अभी नई वाली जो रिसर्च है उसमें क्या बात सामने आई है। ठीक है, तो चलिए हिमालय के ग्लेशियरों से संबंधित कुछ मिथ्या और कुछ सत्य। मिथ्या का मतलब आप जानते हैं झूठ होता है, और सत्य का मतलब सही होता है, यानी कि कुछ झूठ भी देखेंगे और कुछ सही बातें जो हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो 2007 में इंटरनेशनल पैनल,
लिखा है 2007 में इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका पूरा नाम है एजेंसी का इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि 2035, ध्यान दीजिएगा, 2035 तक हिमालय के सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। उन्होंने भैया बोल दिया था, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने 2007 में ही बता दिया था कि 2035 तक आते आते हिमालय के सभी ग्लेशियर, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, सब के सब पिघल करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये उनकी रिसर्च गलत थी, परंतु यह सही नहीं थी। सीधे सीधे लिखा है कि यह सही नहीं थी, इसका मतलब वो गलत थी। तत्पश्चात ग्लेशियर विज्ञानी, देखिए ग्लेशियर के जो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वी.के. रैना, क्या नाम है उनका, वी.के. रैना नाम है। उन्होंने बताया कि ग्लेशियर तो आइस एज से ही पिघल रहे हैं ना, ग्लेशियर तो आइस एज से ही पिघल रहे हैं, यानी कि जब से आइस बना है, जब से बर्फ़ बना है तभी से ही ये पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। आइस एज को याद रखिएगा, आइस एज से ही पिघल रहे हैं। उन्होंने बताया, किसने बताया, वी.के. रैना ने बताया कि आइस एज से ही लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं। और यही नहीं, आगे लिखा है कि पिघलते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लेशियर आइस एज से ही पिघल रहे हैं और पिघलते भी रहेंगे, ठीक है। परंतु कुछ दशकों में तापमान के बढ़ने के बावजूद इनके पिघलने की जो गति है वो नहीं बढ़ी। अब देखिए ये कौन सा फैक्ट आ गया कि अभी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने बताया था कि 2035 तक सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जो कि वो भी झूठ था। दूसरी बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग से जो जोड़ा जा रहा है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। लेकिन कुछ दशकों में देखा गया कि तापमान तो बढ़ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रही है, लेकिन जो ग्लेशियर की पिघलने की जो गति है वो भी बढ़ जानी चाहिए थी। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ग्लेशियर की पिघलने की गति भी बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी नहीं है। सीधे सीधे लिखा है कि बढ़ी नहीं है। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर के पिघलने का उतना ज़्यादा संबंध नहीं है जितना हम लोग सीधे सीधे जोड़ लेते हैं कि नहीं भैया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई जिसकी वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, ठीक है, ये बात। अब देखिए दूसरी सच्चाई क्या है। दूसरी सच्चाई है कि ग्लेशियर के पिघलने के बाद इलाहाबाद में गंगा के बहाव में 2% वृद्धि का अनुमान भी बहुत अधिक कहा जा सकता है। और जब ये बात सामने आई कि भैया ग्लोबल वार्मिंग से ही पिघल रहा है ग्लेशियर, तो उन्होंने अनुमान लगा दिया कि अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो इलाहाबाद में जो गंगा का बहाव है उसमें 2% की वृद्धि देखी जा सकती है, यानी कि उसका जो जल स्तर होगा वो 2% पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही अधिक अनुमान लगा लिया गया है। ये अनुमान भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्लियर है, तो ये भी एक सच्चाई है कि जो अनुमान लगाया गया वो भी गलत है, उतना सही नहीं है जितना सही बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2019 का अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड आर्मस्ट्रांग, इनका नाम, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ इसका नाम नोट कर लेंगे, ठीक से दिमाग में घुसा लेंगे। कुछ भी ग्लेशियर टाइप का अगर आता है तो इनका नाम आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो फैक्ट होगा, आपका जो आंसर होगा एकदम सॉलिड हो जाएगा, आपकी जो लाइन होगी वो सॉलिड हो जाएगी। एग्जामिनर एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा कि हाँ, वैसे उनको पता रहता है, एग्जामिनर्स को पता रहता है, लेकिन फिर भी आपको क्या पता है ये वो लोग चेक करते हैं, अपना नॉलेज उसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो आपको नाम वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर राइटिंग के अंदर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ग्लेशियर से संबंधित तो रिचर्ड आर्मस्ट्रांग का अध्ययन क्या बताता है, ये भी बिल्कुल नया है और 2019 का, आप देख पा रहे हैं 2019 का भी है, बिल्कुल नया वाला रिसर्च है। इसके अकॉर्डिंग अब समझते हैं हम लोग कि क्या क्या बातें हैं। तो हिमालयी नदियों की घाटियों में प्रवाह को 4 कारकों में इन्होंने बांटा। रिचर्ड आर्मस्ट्रांग ने क्या किया कि 4 कारकों में 2019 में इनकी रिसर्च आई और उन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया कि भैया जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, ये अभी आप लोग बस इतना सुन लेते हैं कि ग्लेशियर पिघल गया, तो आपको लगता होगा बस हिमालय पे जो बर्फ़ पूरी जमी हुई है वही पिघल जा रही है। लेकिन इनको उन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में इसको बांटा। पहला पार्ट उन्होंने रखा कि जो ज़मीन पर बर्फ़ है ना, ज़मीन पर पड़ने वाली बर्फ़ का पिघलना, जो ज़मीन पर बर्फ़बारी होती है, जो एक तरीके से जैसे जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा कि बर्फ़बारी हो रही है ना, लगातार बर्फ़ की बारिश हो रही है, तो वो जो ज़मीन पर पड़ जाती है उसका पिघलना एक। तो दूसरा ये है कि ग्लेशियर की बर्फ़ का पिघलना, जो ग्लेशियर बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल ग्लेशियर का मतलब है कि बर्फ़ की चट्टान, बर्फ़ की, जैसा कि अभी आप फिगर में देख भी रहे थे और मैंने थंबनेल पर भी लगा रखा है कि बर्फ़ के जो पर्वत होते हैं, बोल लीजिए बर्फ़ के जो पर्वत होते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं बर्फ़ के उसे ही ग्लेशियर बोला जाता है। तो ग्लेशियर का पिघलना ये दूसरे नंबर का, तो ज़मीन पर पिघलना 1 नंबर और ग्लेशियर का पिघलना सीधे सीधे 2 नंबर। ज़मीन का पिघलना नहीं, ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ का पिघलना, ठीक है।
और नंबर 3 में जो इन्होंने डिवाइड किया, हिम नदों का पिघलना, है ना, नदियाँ, लेकिन ऐसी नदियाँ, हिमनद बोल सकते हैं आप जिसको, बर्फ़ वाली, बिल्कुल बर्फ़ से भरी हुई नदियाँ, तो वो भी तो पिघलेंगी, उनका भी एक पिघलना। तो ये तीसरा टाइप उनका हो गया। और चौथा हो गया वर्षा, सीधे सीधे उन्होंने वर्षा को चौथे में ले लिया, क्योंकि वर्षा भी कब होती है, जब बर्फ़ पिघलती है तब होती है, यानी कि जो हमारा जो हमारी जो वायु होती है उसमें नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वो जब पिघलती है तब जा कर के बारिश होती है। अब समझिए इस ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च में किनका अध्ययन किया गया। तो इस रिसर्च में अगर आप देखेंगे 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो ग्लेशियर्स हमारे हैं, जो भी बर्फ़ वहाँ पर है 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, उनका ही सिर्फ अभी तक अध्ययन हो पाया है, जो ये नई वाली रिसर्च आई है उसमें भी। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे हिमनद बर्फ़ के पिघलने में, प्रवाह में आया जो अंतर है, उसको समझने के लिए भी पर्याप्त तकनीक, जो हमारे पास तकनीक और डेटा उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी ग्लेशियर के अंदर की जो उनके बारे में डेटा ही अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि पर्याप्त ना ही तकनीक है और ना ही डेटा उपलब्ध है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि हिमालय में बने मौसम केंद्र, हिमालय में जो मौसम केंद्र बनाया गया है, वो भी तत्परता नहीं दिखा रहे हैं कि फटाफट ये डेटा इकट्ठा करके वैज्ञानिकों को प्रोवाइड करें, जिससे जो बात है वो आगे बढ़ सके, रिसर्च आगे बढ़ सके कि ऐसा क्यों हो रहा है, ग्लेशियर क्यों एक्चुअल में पिघल रहे हैं। तो ये पहली बात तो 4 तरीके से पिघलते हैं, चारों में से भी सभी का डेटा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उनका डेटा अवेलेबल है इस रिसर्च के अंदर जो 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, उन्हीं का सिर्फ यहाँ पर है, बाकी का नहीं है। क्यों नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि क्योंकि तकनीक नहीं हमारे पास है और डेटा भी उपलब्ध नहीं है, साथ में जो एक दो जो केंद्र बनाए गए हैं हिमालय पर, वो लोग भी तत्परता नहीं दिखा रहे हैं कि फटाफट डेटा को अवेलेबल करवाएं, रिसर्च करें। ठीक है, तो ये जनरली यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो इसरो ने उपग्रह के माध्यम से, देखिए इसरो ने क्या किया कि सैटेलाइट का इस्तेमाल किया, और सैटेलाइट का इस्तेमाल करके 2014 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसमें कहाँ से कहाँ तक का डेटा था, तो 2001 से लेकर के 2011 तक का डेटा उन्होंने उसमें रखा इसरो में। ठीक है, इसरो ने जब अपने सैटेलाइट के थ्रू रिसर्च करी ग्लेशियर्स की 2014 में, जो कि भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं बोली जा सकती, लेकिन हाँ 2019 वाली ज़्यादा नहीं है, तो 2001 से लेकर के 2011 तक का उन्होंने अध्ययन किया कि आखिर ग्लेशियर कब कब पिघले हैं, क्यों पिघले हैं, कौन कौन से पिघले हैं। तो उन्होंने नोट किया कि 2001 से लेकर के 2011 तक में टोटल 2018 वो ईयर वाला नहीं है, ठीक है, साल वाला नहीं, 2018 बार ग्लेशियर पिघले, ये बार है, ठीक है, 2018 बार ग्लेशियर पिघले हैं। कब तक लेकर के 2001 से लेकर के 2011 तक। तो ये भी बहुत बढ़िया फैक्ट है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए कि इसको भी नोट करने की। इसरो ने रिसर्च किया था 2014 में, तो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी कि 2001 से लेकर के 2011 तक के बीच में 2018 बार ग्लेशियर पिघले थे, और उस 2018 बार में सिर्फ और सिर्फ 248 ग्लेशियर ही पिघले थे, बाकी के स्थिर बने हुए थे, अतः संकट की स्थिति नहीं है। क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2018 बार आप बोलेंगे इतना बहुत ज़्यादा पिघला है, इतनी बार पिघला तो ज़रूर है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि सिर्फ 248 ग्लेशियर ही ऐसे हैं जो पिघल रहे हैं लगातार, बाकी के बिल्कुल स्थिर बने हुए हैं, वो पिघल ही नहीं रहे हैं। जब बाकी के नहीं पिघल रहे हैं, इसका मतलब बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जो संकट की स्थिति नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ ही ऐसे ग्लेशियर हैं जो पिघल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग नोट कर लेंगे, बाकी आपके लिए जानना ज़रूरी है ये बात। नेक्स्ट अगर देखें तो शीत ऋतु में होने वाली बर्फबारी के बाद गर्मियों में भूमि और ग्लेशियर पिघलने लगती है। ऊंचे पर्वतों पर जमी बर्फ जब तेजी से पिघलती है तो हिमनद का पिघलना मान लिया जाता है। इस बर्फ के पिघलने के बाद जून से सितंबर के बीच हिमनद भी एक सीमा तक पिघलते हैं। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि गर्मी के टाइम में थोड़ी बहुत जो हिमनद होती हैं वो पिघलते ही पिघलते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है कि ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, सीधे सीधे इसमें ये बोल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें अगर आप लोग आगे देखेंगे तो पिघली बर्फ़ का बहाव मानसून के साथ मिल जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसके बाद मानसून के साथ जो उसका बहाव होता है वो मिल जाता है, और नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए मानसून पूर्व काल में हिमनद के पिघलने की अनिवार्यता जो है वो ये बहुत बड़ा फैक्ट अपने आप में है। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बस ऐसे ही याद रखें, ताकि अगर कोई आपसे तर्क वितर्क करना चाहे कि भैया अगर ये बताइए आप अगर नहीं पिघलेंगे तो नदियाँ कैसे बहेंगी, है ना, तो आप बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पर बिल्कुल ट्रू आप उनसे बात कर सकें, तर्क वितर्क आप आराम से कर सकें, आपके पास उतना डेटा अवेलेबल हो। तो इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए मानसून पूर्व काल में
हिमनद के पिघलने की जो अनिवार्यता है वो बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। अगर ऐसा बोला जाए कि नदी के बहाव के लिए मानसून से पहले ही हिमनद का पिघलना जरूरी है, लिखा अनिवार्यता है कि जरूरी है, अगर वो नहीं पिघलेगी मानसून के पहले ही तो नदी नहीं बहेगी, ये पूरी तरह से यहाँ पे मिथ्या बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, गलत है। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं पिघलेगी तब भी नदियाँ बहेंगी, अभी साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ पे लिखा भी है। देखिए आर्मस्ट्रांग जो भी है, मैंने आपको बताया कि आर्मस्ट्रांग ने अपने अध्ययन में बर्फ़ के पिघलने को प्रमुख कारक बताया है और यह अनवरत चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि भैया जो बर्फ़ पिघल रही है ना, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये एक तरह का बिल्कुल ज़रूरी काम है ना। पिघलना क्या है, प्रमुख कारक यानी जरूरी काम है, जरूरी फैक्टर है, मेन फैक्टर है, ये पिघलता रहेगा। यहाँ पे लिखा अनवरत चलता रहेगा, मतलब पिघलता ही रहेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। भूविज्ञान बताता है कि आइस एज में ग्लेशियरों के पिघलने ग्लेशियरों के बनने से पहले भी, ये भी देखिए बहुत जब बढ़िया फैक्ट है कि आइस एज में ग्लेशियर के बनने से पहले भी हिमालय से नदियाँ बहा करती थी। अब आप खुद सोच करके बताइए, जो आप ये फैक्ट डालेंगे अपने आंसर में या किसी को ये फैक्ट जब आप बताएंगे तो तुरंत चुप हो जाएगा, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा कि आइस एज का मतलब है कि जब वही बर्फ़ जब बनी, यानी बर्फ़ बनने के पहले की बात करी जा रही है कि जब बर्फ़ आइस एज में ग्लेशियरों के बनने के पहले, यानी कि आइस एज में जब ग्लेशियर बने ही नहीं थे, आइस एज में जब ग्लेशियर बने ही नहीं थे तब भी तो नदियाँ बह रही थी। और जब तब भी नदियाँ बह रही थी तो आप ये बताइए, जब ग्लेशियर थे नहीं और ग्लेशियर पिघल नहीं रहे थे तो नदियाँ कैसे बहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ही नदियाँ बहती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, ये दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तब भी कोई बात नहीं है, नदियाँ तब भी बहेंगी, हिमालयी नदियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फैक्ट है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से हिमालयी बर्फबारी पर पड़ने वाले प्रभाव मात्र अटकलें हैं। देखिए ये बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से हिमालय में बर्फ़बारी होती है, क्योंकि वो पिघलने लगता है, तो पिघलने की वजह से उसमें बर्फबारी ज़्यादा से ज़्यादा होती है और वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ये मात्र अटकलें हैं, ये कोई रिसर्च नहीं है, बस ये ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हो सकता है कि इसी की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हों, लेकिन ये सिर्फ अटकलें लगाई जाती हैं, ये कोई बिल्कुल रिसर्च नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से महासागरों का वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे तथा वर्षा और बर्फबारी ज़्यादा होगी, इसका वितरण असामान्य हो सकता है। हाँ देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से ये काम जरूर हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि जो महासागर हमारे पास हैं जो ढेर सारे महासागर हैं, वो उन महासागरों का वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि महासागरों का वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से हो सकता है, और जब वाष्पीकरण होगा तो बादल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, और जब बादल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो वर्षा भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्षा होगी, आप बोलेंगे मेरे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा है तो मेरे यहाँ वर्षा होनी चाहिए। हो सकता है कि आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हों, आप ऐसी जगह पर रह रहे हों जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि इसका वितरण जो हुआ असामान्य हो सकता है। वर्षा भी वहीं ज़्यादा हो जाएगी जहाँ पर वर्षा पहले से ही ज़्यादा होती थी, वहाँ पर वर्षा का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जहाँ पर वर्षा एकदम नहीं होती थी वहाँ पर हो सकता है हल्का फुल्का हो जाए, तो आप बोलेंगे मेरे यहाँ तो बहुत ही कम हुई है, या हो सकता है ना भी हो, क्योंकि वहाँ पर वैसा ही वातावरण रहेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर महासागर का वाष्पीकरण अगर तेज़ी से हो रहा है, बादल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पूरे देश में वर्षा एकदम बिल्कुल सामान्य रूप से हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उनका असामान्य वितरण हो सकता है, और जहाँ पर बाढ़ पहले से आती थी, पता चला इस बार बाढ़ और भयंकर आ सकती है, जैसा कि असम वगैरह में आप लोगों ने देखा भी था, ठीक है। तो ये चीज़ जनरली है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना चाहिए। ग्लेशियर के मुहाने से नदियों के उद्गम में भी हिमनद की भूमिका जो होती है बहुत ही नगण्य होती है, एकदम ना के बराबर होती है। ये भी नहीं बोल सकते, देखिए ये भी अगर आपसे कोई बोलते कि भैया अगर ग्लेशियर का मुहाना नहीं रहेगा तो नदियों का उद्गम स्थल कैसे बनेगा, है ना। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखा है भैया, अगर ग्लेशियर का जो मुहाना है ना, ग्लेशियर का जो मुहाना है उसकी भी भूमिका एकदम नगण्य ना के बराबर होती है नदियों के मुहाने के लिए। यानी कि ग्लेशियर, ऐसा नहीं बोल सकते आपकी ग्लेशियर नहीं है तो नदियों का मुहाना ही नहीं रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे ग्लेशियर है तो यहीं से नदी ऐसे निकल रही हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि जहाँ पे ग्लेशियर रहेगा वहीं से नदी निकलेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। यानी कि जो नदी का मुहाना होगा कहाँ होगा, ग्लेशियर के पास होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ग्लेशियर जहाँ पे नहीं रहेंगे वहाँ पर भी नदी का मुहाना हो सकता है, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। क्यों, इसके पीछे भी देखिए रीजन दिया जा रहा है कि नदियों के प्रवाह में आगे वर्षा जल की ही भागीदारी होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा,
ग्लेशियर से कोई मतलब नहीं होता। ग्लेशियर यहाँ पे मान लीजिए है, यहाँ से नदी निकल रही है तो आप बोलेंगे कि भैया ग्लेशियर पिघल रहा है, तो पिघल करके यहाँ से नदी के अंदर जला रहा है और नदी में बिल्कुल बहते बहते यहाँ से नदी आगे बढ़ रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो नदी में पानी आया है ये पानी वर्षा के जल से आया है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक नदी बिल्कुल एकदम लंबी सी फैली हुई है। तो वहाँ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा की वजह से नदी में पानी जाता है और पानी जाने के बाद नदी जो होती है वो भर जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि नदी में वर्षा का जल ज़्यादा होता है, ना कि ग्लेशियर का। नदी वर्षा की वजह से बहती है, ना कि ग्लेशियर की वजह से। ये बात बिल्कुल गलत है। भले ही वो ग्लेशियर की यहाँ से निकल रही हो, ग्लेशियर हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नदी बिल्कुल लगातार बहती रहेगी। क्लियर है बात? ये दिमाग में घुसा लीजिएगा। अतः नदियों के उद्गम में ग्लेशियर मात्र एक उद्गम बिंदु की तरह से सिर्फ काम करते हैं। हाँ, एक फैक्ट बोल सकते हैं आपसे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया इस नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है, तो आप बताएंगे फलाने ग्लेशियर के पास से निकलती है ये वाली नदी। बस वो एक नाम का काम करती है कि भैया ये वाला जो ग्लेशियर है इस बिंदु से नदी निकलती है, बस वो नाम के लिए है, उसका कोई खास रोल नहीं होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी देखिए फैक्ट बहुत, जब क्या अभी तक आपको ये बात पता थी? आप तो यही सोच रहे होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से, आपने पढ़ा भी होगा, आपके टीचर भी पढ़ाए रहे होंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। और जब गंगोत्री ग्लेशियर वही आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा वैसे ही बिना बताए ही कि गंगोत्री ग्लेशियर जब यहाँ से पिघलता है तो पिघलने के बाद गंगा नदी में अपना पानी डालता है, जिसकी वजह से गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, नोट कर लीजिए। क्यों गलत है आगे सुनिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है बल्कि नदी की लंबी यात्रा में पड़ने वाली वर्षा की जो बूंदें हैं उसी की वजह से गंगा नदी बहती है। क्योंकि आप जानते हैं गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो लंबी होने की वजह से रास्ते में जब वर्षा होती है तो उसी वर्षा की वजह से, देखिए लिखा वर्षा की बूंदों की वजह से गंगा नदी प्रवाहित होती है, ना कि गंगोत्री ग्लेशियर की वजह से। तो सीधे सीधे आप फॉर एग्जाम्पल करके इसको भी अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं और किसी से डिबेट भी बड़े आराम से ये फैक्ट दे करके कर सकते हैं। उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, वो आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है। कुछ कुल मिलाकर के ग्लेशियरों के पिघलने और सूखे की भयावहता भविष्यवाणी करने का दृष्टिकोण ही मिथ्या कहा जा सकता है कि भैया ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो पूरा का पूरा सूखा आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये कहना ही बिल्कुल पूरी तरह से गलत है इस 2019 की नई वाली रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितना बढ़िया बढ़िया और कितना बड़ा बड़ा फैक्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिला है। ग्लेशियरों के पीछे हटने से कुछ दुष्प्रभाव जरूर हो सकते हैं। देखिए ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उसके कुछ अलग दुष्प्रभाव जरूर हो सकते हैं, जिसके बारे में रिसर्च अभी चल रही है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भैया नदी ही नहीं बहेगी अगर ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो, या फिर नदी निकल ही नहीं पाएगी, उसका उद्गम स्थल ही नहीं बन पाएगा। ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कार्बन के एमिशन की वजह से पिघल रहे हैं, ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि जब ग्लेशियर नहीं थे तब नदी ही नहीं बह रही थी, और ये भी नहीं कह सकते कि ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल जा रहे हैं। तो ये सारी फैक्ट हैं बिल्कुल आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है। चलिए ये अगर आप देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पर उत्तराखंड में जो हुआ तो उत्तराखंड के हिसाब से अगर आपको डिबेट करनी रहेगी किसी से तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर का पिघलना हुआ है, ऐसा भी नहीं कि ग्लेशियर पहली बार पिघला है। ग्लेशियर अभी आप देखें कि पूरा लिखा हुआ था कि ग्लेशियर लगातार पिघलता आ रहा है और पिघलता ही रहेगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन एस अंकलेश्वर अय्यर, इनका पूरा नाम है स्वामीनाथन एस अंकलेश्वर अय्यर। इनका ये लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 28 अप्रैल को छपा था। उसको बेस बना करके मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे नए नए बढ़िया बढ़िया सॉलिड फैक्ट मिले कि नहीं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी चीज़ों को कंटिन्यू कर पाऊँ, जो भी मुझे अगर बहुत ही बढ़िया लगेगा, कुछ अलग लगेगा तो मैं वो आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। और आप लोग भी मुझे रिकमेंड करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर इस टॉपिक पर ही वीडियो बनाइए, तो मैं आगे उसे को कंटिन्यू करूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।